अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है इम्यून सिस्टम, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड ये सेकंड लेक्चर है हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्यून सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था कि ये सिस्टम बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। दूसरी बात हमने आपको ये बताई थी कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सेल पाए जाते हैं जिनको इम्यून सेल्स कहा जाता है, जिनको वाइट ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं, WBCs जिनको आप एब्रीविएशन में कहते हैं, या जिनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम वर्क करता है वो 3 स्टेजेस में इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारा काम करता है। और जो 3 स्टेजेस हैं उन्हें हम नाम देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरी अहम बात यह है कि इम्यून सिस्टम की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। इम्यून सिस्टम की जो फर्स्ट टाइप होती है उसे नाम दिया जाता है इन्नेट इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम की जो सेकंड टाइप होती है उसे कहते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। देखिए, ये जो इन्नेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इन्नेट इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है ना बॉडी में किसी भी पैथोजन के ख़िलाफ़, इसे कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है उसका जो रिस्पॉन्स होता है बॉडी में वो होता है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए, दोनों को थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी डिस्कस कर लें, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में क्या फ़र्क है। देखिए, जब हम कहेंगे नॉन स्पेसिफिक तो इसका मतलब है कि ये वो इम्यून रिस्पॉन्स है जो किसी पर्टिकुलर या किसी मखसूस पैथोजन के ख़िलाफ़ वर्क नहीं किया जाएगा, बल्कि हर पैथोजन के लिए एक जैसा रिस्पॉन्स होगा। इसे कहेंगे नॉन स्पेसिफिक। और जब हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स तो इसका मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर पैथोजन को ही कंट्रोल करेगा, या किसी पर्टिकुलर पैथोजन को ही ख़त्म करने का या उसको डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता होगा। अगर इम्यून सिस्टम जनरल वर्क कर रहा है, हर पैथोजन को रोक रहा है बॉडी में आने से, या हर पैथोजन को मारने की सलाहियत रखता है, इसे कहेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, और इस इम्यून सिस्टम को कहते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम। और अगर इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर पैथोजन, जैसे अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं कोरोना वायरस की, आप सब लोगों ने वैक्सीन का कोर्स 3 इंजेक्शंस या कम से कम 2 इंजेक्शंस आप सब लोगों ने उसकी डोजेस यूज़ की होंगी, तो आपको पता है कि वो जो आपने अपनी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया है वो सिर्फ कोरोना वायरस के हद तक महदूद रहेगा। यानी वो जो आपने वैक्सीन ली है वो कोरोना वायरस को ही किल करेगी ना, किसी और पैथोजन को तो आपका इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन की वजह से किल करने के पोजीशन में नहीं होगा। इसे कहेंगे स्पेसिफिक। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। दूसरी बात कि मैंने अभी जो जिक्र किया था कि हमारा इम्यून सिस्टम 3 डिफेंस लाइन प्रोड्यूस करता है, तो इनमें से मैंने 3 का नाम लिया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इनमें से जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी ये 2 लाइन ऑफ डिफेंसेस की बात कर रहा हूँ, बोथ ऑफ दीज लाइन ऑफ डिफेंसेस बिलोंग टू द इन्नेट इम्यून सिस्टम। फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का ताल्लुक है इन्नेट इम्यून सिस्टम के साथ, और वो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, दिस लाइन ऑफ डिफेंस बिलोंग टू द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इसका ताल्लुक है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के साथ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम तीनों लाइन ऑफ डिफेंसेस को
वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही हमारा मेजर जो है वो टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर हमें तफसील से इन्हीं लाइन ऑफ डिफेंसेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो अब हम बात का आगाज़ करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि जब कोई पैथोजन बॉडी में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का बेसिक काम ये है कि पैथोजन को बॉडी में दाखिल होने से रोकेगा। ये इसका वर्क है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इस लाइन ऑफ डिफेंस में दो तरह के बैरियर्स होते हैं, दो पैथोजन को बॉडी में इन्वेड होने से प्रिवेंट करते हैं। उनमें पहले जो टाइप है बैरियर्स की, वो कहलाते हैं फिजिकल बैरियर्स। दूसरे कहलाते हैं केमिकल बैरियर्स। अच्छा, बुक में तो ये दो ही बैरियर का जिक्र है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम, बहुत मामूली सी बात है, हम एक और टाइप के बैरियर को डिस्कस करेंगे, अदर बैरियर्स करके इन पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये तीन तरह की रुकावटें हैं पैथोजन के रास्ते में। अब जो मैंने कहा कि फ़िज़िकल बैरियर, तो फ़िज़िकल बैरियर क्या होते हैं? तो फ़िज़िकल बैरियर्स की दो टाइप्स हैं, इसकी दो मशहूर एग्जांपल्स हैं। इनमें पहली जो एग्जांपल है वो हमारी स्किन। ठीक है, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये MCQs के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और दूसरा ये फिज़िकल बैरियर भी है। ठीक है, इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती हैं? ये वो झिल्लियाँ हैं जो हमारे बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर इनकी कोटिंग मौजूद होती है। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि हमारे पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर जो इंटरनल कोटिंग है, यानी ओरल कैविटी के अंदर, बकल कैविटी जिसको आप कहते हैं, उसकी जो वॉल है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई है। इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और इसके अलावा जो हमारा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यहाँ पर जो इंटरनल कोटिंग मौजूद है उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये फिज़िकल बैरियर के तौर पर एक्ट करता है, यानी पैथोजन को बॉडी में दाखिल होने से रोकने का काम करता है। अच्छा, अब आ जाइए केमिकल बैरियर्स क्या होते हैं। केमिकल बैरियर्स की अगर मैं बात करूँगा तो मुख्तलिफ़ इक़साम के केमिकल्स हैं जिनका काम ये है कि ये हमारी बॉडी में पैथोजन को दाखिल होने से रोकते हैं। उनमें सबसे अहम चीज़ है, मतलब केमिकल का नाम तो हम बाद में इसको देख लेंगे। अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ टीयर्स, जो हमारे आंसू हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पैथोजन को मारने की सलाहियत रखते हैं। सलाइवा में भी केमिकल्स होते हैं जो पैथोजन को मारने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा म्यूकस, ठीक है, और इन तीनों चीज़ों में पैथोजन के ख़िलाफ़ जो वर्क करने की टेंडेंसी है उसकी असल वजह है एक एंजाइम की मौजूदगी, जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम जो है ये टीयर्स में भी होता है, ये एंजाइम सलाइवा में भी होता है, ये एंजाइम म्यूकस के अंदर भी होता है। और इस एंजाइम की सलाहियत है कि इस एंजाइम में ये टेंडेंसी होती है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये इस एंजाइम का रोल है। इसी तरह से
अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं केमिकल्स के अंदर, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, ये केमिकल बैरियर का काम कर रहा है। स्टमक में HCl पैथोजन को मारने का काम करता है, पैथोजन की ओवर ग्रोथ को रोकता। अच्छा, अदर बैरियर्स, मैंने आपसे कहा कि एक एक्स्ट्रा हमने हेडिंग डाली है इसमें, तो मैंने कहा छोटी सी इसमें बात करनी है, और ये बड़ी अहम चीज़ है, और वो है हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक नॉर्मल फ्लोरा होता है। ये भी पैथोजन को ग्रो करने से रोकता है, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, देखिए हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नॉर्मली होते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसी तरह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी कुछ नॉर्मली पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जैसे किताबों में आपको लिखा मिलेगा ई कोलाई एक बैक्टीरियम है, ठीक है ना, ई कोलाई, इसेरिशिया कोलाई, इसको कहते हैं कि इट इज़ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन्स। ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नॉर्मली पाए जाने वाला बैक्टीरियम है। अच्छा, इस नॉर्मल फ्लोरा का फ़ायदा ये होता है कि इसके होते हुए कोई पैरासाइट या पैथोजेनिक टाइप का जो बैक्टीरियम वगैरह है वो फिर उस ऑर्गन में ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता, इसने सारी जगह घेरी हुई होती है। तो नॉर्मल फ्लोरा भी हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाती है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। चले अब हम बात शुरू करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो बैरियर्स मौजूद हैं उनमें जो पहला बैरियर है वो कहलाते हैं फेगोसाइटिक सेल। यानी वो सेल जो पैथोजेंस को फेगोसाइटोसिस के ज़रिए ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरे जो बैरियर्स आ जाते हैं इसमें, उन्हें कहते हैं नेचुरल किलर या NK सेल, नेचुरल किलर सेल या NK सेल्स। तो बार बार हम ये नेचुरल किलर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ हमने बता दिया है, आगे जहाँ पर भी इसका जिक्र आएगा तो हम NK सेल कहेंगे इसको। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पैथोजन की, अच्छा अब ये ध्यान में रखिए कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करना शुरू करती है जब कोई पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बीट करके हमारी बॉडी में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। तो उस वक्त उसको जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फेस करना पड़ेगी, वो उसका रास्ता रोकती है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, तीसरे जो बैरियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तीसरा जो बैरियर यहाँ मौजूद है उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ये भी एक बैरियर है। चौथा जो बैरियर है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर वो है फीवर, यानी बुखार का चढ़ जाना। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बहुत हद तक पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकने में फ़ीवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो एक अलग बात है कि अगर बहुत ज़्यादा फीवर बढ़ जाए तो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो जाता है। और फिफ्थ चीज़ जो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है वो हैं स्पेशल टाइप के कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन तीनों ये पांचों जो बैरियर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।
अब जैसे कि आपको बताया गया कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो पहली चीज़ है वो है फेगोसाइटिक सेल। अच्छा, फेगोसाइटिक सेल को हम फेगोसाइट्स भी कहते हैं और इनका काम ये होता है कि ये पैथोजेंस को फेगोसाइटोसिस के ज़रिए डिस्ट्रॉय करते हैं। वो कैसे होता है ये अमल? अब जैसे सपोज़ कर लीजिए ये एक फेगोसाइटिक सेल है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे कि अमीबा अपनी खुराक हासिल करता है। ये रेड कलर का जो मैंने बनाया ये एक कोई पैथोजन है और फेगोसाइटिक सेल जो है वो इसको अब ये इस तरह से ये जो पैथोजन है ये हमारे सेल में दाखिल हो चुका है। अब सेल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोम्स होते हैं, वो लाइसोसोम इसके साथ आकर बाइंड हो जाते हैं और लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये पैथोजन डिस्ट्रॉय हो गया और ये पैथोजन के जिस्म के जो बाकियात होते हैं इनका भी आगे एक इस्तेमाल किया जाता है, वो हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हम उसकी डिस्कशन करेंगे और बहरहाल कुछ इशारतन कुछ बात इसके बारे में मैं आपको दी। ये फेगोसाइटोसिस का अमल कहलाता है, ठीक है। ये जो हमने सेल बनाया है ये एक फेगोसाइट है या फेगोसाइटिक सेल कह दीजिए इसको। ये जो रेड कलर का है ये कोई पैथोजन है और फेगोसाइट ने सूडोपोडिया के ज़रिए इसको इनगल्फ किया और इस तरह से फेगोसाइट के अंदर एक फूड वैक्यूल की शक्ल में पैथोजन दाखिल होने में कामयाब हो गया। फिर यहाँ पर ये लाइसोसोम्स मौजूद थे जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जब ये पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाता है बच्चों तो ये जो इसके जिस्म के बाकियात होते हैं ना, इन बाकियात को कहते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या है? ये पैथोजन के जिस्म के टुकड़े, ठीक है। अब ये जहन में रखिएगा, ये एंटीजन का वर्ड मैं आगे कहीं इस्तेमाल करूँगा। तो अच्छा, अब बात ये करनी है हमें कि वो कौन कौन से WBCs हैं जो हमारी बॉडी में फेगोसाइट का रोल प्ले करते हैं। और ये जो पूरा मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, ये पूरा अमल फेगोसाइटोसिस कहलाता है। अच्छा, अब वो कौन कौन से वाइट सेल्स हैं जो फेगोसाइट का काम अंजाम देते हैं? पहले जो वाइट सेल्स हैं जो फेगोसाइट का काम करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी, देखिए न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये फेगोसाइट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड में जो WBC सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और तकरीबन 50 to 70% हमने आपको इनकी परसेंटेज बताई थी। दूसरी बात, इनका न्यूक्लियस बताया था मैंने, क्या मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है इनका, ठीक है। अच्छा, ये इनके लिए बाज़ किताबों में लिखा मिलता है शॉर्ट लाइव्ड फेगोसाइट्स। ये मुख्तसर ज़िंदगी वाले फेगोसाइट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड में सबसे ज़्यादा है तो इब्तदाई तौर पर किसी भी ऑर्गन में पैथोजन को देखते ही ये सबसे पहले वर्क करते हैं उस पैथोजन के ख़िलाफ़। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरे WBC हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हैं लेकिन वो तादाद क्योंकि कम है उन्हें पहुंचने में वक्त लगता है, ठीक है, वो कहलाते हैं मैक्रोफेजेस। ये भी फेगोसाइट्स हैं।
और तीसरे जो हैं उन्हें कहते हैं डेंड्राइटिक सेल। और प्रीवियस लेक्चर को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये दोनों जो WBCs हैं ये मोनोसाइट नामी WBC से ड्राइव होते हैं, ठीक है। ये मोनोसाइट जो हैं वो WBCs हैं मोनोसाइट, जो डिफ्रेंशिएट होकर बाज़ जगहों पर मैक्रोफेजेस बनाते हैं, बाज़ जगहों पर डेंड्राइटिक सेल बनाते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है सारी बात। अच्छा, अब आ जाइए ये हो गया फेगोसाइट्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ फेगोसाइटिक सेल पे बात मुकम्मल हो गई हमारी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा टॉपिक क्या है? नेचुरल किलर सेल। ये क्या करते हैं? नेचुरल किलर सेल, NK सेल। नेचुरल किलर सेल का काम क्या है बॉडी में? डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। हमारी बॉडी के वो सेल जिनमें वायरस पेनिट्रेट कर चुका हो, उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब ये वेट नहीं करेंगे कि पैथोजन सेल से बाहर आएगा तो उसको मारा जाए। वो ये कहते हैं कि जब वो एक गया है किसी भी सेल में, जब एक वायरस जाता है तो साइकिल मुकम्मल करने के बाद उस एक सेल के अंदर से बहुत सारे वायरसेस आते हैं। तो इसलिए वेट करना बेकार है, क्योंकि जब वेट करेंगे तो ये होगा कि बहुत बड़ी तादाद में वायरस बॉडी में फैल चुका होगा। तो इसलिए वो सेल अपना थोड़ा सा नुकसान हमें करना पड़ता है कि हमारे जो नेचुरल किलर सेल हैं, जो सेल जिन सेल्स में वायरस पेनिट्रेट किया होगा उस सेल को जाके मार देते हैं। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल हमारी बॉडी के लिए पूरी ज़िंदगी बहुत सारे अहम काम करते हैं। एक और काम इनका है डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल। हमारी बॉडी में बनने वाले जो कैंसर सेल्स होते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? नेचुरल किलर सेल की है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल किलर सेल जो डिस्ट्रॉय करते हैं किसी पैथोजन को, उस मैकेनिज़्म का एक नाम है। इस मैकेनिज़्म को कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिसिटी के ज़रिए पैथोजन को मारते हैं। अच्छा, अब ये क्या होती है साइटोटॉक्सिसिटी? इसको ज़रा समझिएगा। देखें, एक चीज़ होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं MHC, ठीक है। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं MHC की। एक कहलाता है MHC1 और एक कहलाती है टाइप MHC2। देखिए, MHC1 जो है ना, ये हमारी बॉडी के तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। अच्छा, ये बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, पहले मैं बता दूं ये दोनों कहाँ होते हैं। MHC2 आर फाउंड इनसाइड द मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल। मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल इनके अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये MHC जो है ना, ये हमारी बॉडी के जो भी सेल होता है ना, उसकी सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले ख़ास किस्म के कॉम्प्लेक्सेस हैं। यानी ये जो भी न्यूक्लिएटेड सेल होगा उसकी सरफेस के ऊपर, उसका आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर MHC1 मौजूद होगा। अच्छा, ये MHC1 हर इंसान में अलग अलग होता है और ये MHC1 कहलाता है आइडेंटिटी, यानी कि ID कार्ड। ये ID कार्ड कहलाता है ये,
ठीक है। इसकी मदद से जो एन के सेल है, अब सपोज कर लीजिए एन के सेल है, ये एन के सेल, ये एन के सेल ना हमारी बॉडी के तमाम न्यूक्लिएटेड सेल का ये जो MHC1 है ना, ये चेक करता रहता है, और इससे इसको पता चल जाता है कि ये सेल हमारी बॉडी का ही सेल है या कोई फॉरेन सेल है, क्योंकि अगर फॉरेन किसी और इंसान का होगा तो उसका MHC1 अलग तरह का होगा। तो ये हमारे बॉडी में सेल्फ और नॉन सेल्फ, यानी बॉडी का हिस्सा है या बॉडी के बाहर का पार्ट है, तो सेल्फ और नॉन सेल्फ की जो तफरीक की जाती है ना एन के सेल के अंदर, सेल्फ या नॉन सेल्फ, ये इन आईडी कार्ड की मदद से पहचान में आता है। तो ये MHC1 को आपकी बुक में आईडी कार्ड ऑफ द बॉडी कहा गया है, जिसकी मदद से सेल्फ और नॉन सेल्फ का पहचान की जाती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो बेसिकली एन के सेल का काम ये होता है कि अच्छा, बॉडी में जो भी जैसे कैंसर सेल होते हैं ना, उन पे भी MHC1 चेंज हो जाता है या होता ही नहीं है, तो क्या होता है कि इससे पहचान में आ जाते हैं, ये एन के सेल जाके उसको मार देंगे, ठीक है। तो ये एन के सेल का बॉडी में रोल होता है। और MHC2 पर हम बाद में बात करेंगे, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल के अंदर होता है, ठीक है। इसका क्या काम है MHC2 का, तो थोड़ा सा हमने MHC के बारे में भी आपको बता दिया, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का। अच्छा जी, तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये साइटोटॉक्सिसिटी के ज़रिए मारते हैं। अच्छा, उसका तरीका ये होता है एन के सेल जो होते हैं ना, अगर ये पहचान गए कि ये MHC1 हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये नॉन सेल्फ है, अब इस सेल को मारना है, एन के सेल दो केमिकल सिक्रीट करता है। एक केमिकल है, उसका नाम है पोरिन, एक केमिकल है जिसको कहते हैं परफोरिन, परफोरिन। परफोरिन, और दूसरे एक और केमिकल है, उसका नाम है ग्रेनजाइम। ये जो परफोरिन है ना, परफोरिन, इसका काम ये होता है कि ये जो टारगेट सेल होगा ना जिसको मारना है, उसकी सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बढ़ा देगा। ये इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द टारगेट सेल। और ग्रेनजाइम वो केमिकल है जो वो जो परमिबिलिटी बढ़ी है ना, तो उसके ज़रिए ये डिफ्यूज़ करता है, ये केमिकल डिफ्यूजेस इनटू द टारगेट सेल एंड कॉज लाइसिस, और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, एंड कॉज लाइसिस। और ये जो पूरा अमल है इसको साइटोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है, इसको बाद किताबों में अपोप्टोसिस भी कहा गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि एन के सेल किस तरह से वायरली इन्फेक्टेड सेल या कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये जो भी ऐसा कोई सेल है जो पहचान में आ गया कि हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, एन के सेल क्या करेगा, उस सेल के करीब जाएगा और फौरी तौर पर पहले तो परफोरिन सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से उस सेल की सेल मेम्ब्रेन में जो सुराख होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में बारीक बारीक सुराख होते हैं, उन सुराखों को परफोरिन जो केमिकल है वो सुराखों को बड़ा कर देता है, परमिबिलिटी बढ़ा देता है। फिर एन के सेल के अंदर से एक और केमिकल निकलता है, केमिकल का नाम है ग्रेनजाइम। ग्रेनजाइम वो केमिकल है जो डिफ्यूज़ करके उस सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। जब उस सेल के अंदर ग्रेनजाइम चला जाता है तो ग्रेनजाइम क्या काम करेगा, उस सेल के अंदर जो है वो लाइसिस कॉज करेगा और वो सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये अमल कहलाता है साइटोटॉक्सिसिटी। और ये साइटोटॉक्सिसिटी का जो पूरा मैकेनिज़्म है ये आगे एक और जगह पर आएगा, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो इससे पीछे मैं आपको ये परफोरिन और ग्रेनजाइम का क्या रोल है और किस तरह से साइटोटॉक्सिसिटी होती है मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे
तीसरी चीज़ क्या बताई थी हमने आपको, ज़रा देख लेते हैं ऊपर, अगर किसी के जहन से निकल गया वो तीसरी चीज़ क्या थी, इन्फ्लामेशन। अच्छा, अब ज़रा देखिए कि इन्फ्लामेशन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, इन्फ्लामेशन कैसे होती है और ये हमारी इम्यून सिस्टम के लिए किस तरह से हेल्पफुल होती है। अच्छा देखिए, उर्दू में आम ज़बान में हम इन्फ्लामेशन को कहते हैं सोजिश, और आम तौर पे लोग सोजिश को जो आइडेंटिफाई करते हैं वो स्वेलिंग से लोग इसको पहचानते हैं। इन्फ्लामेशन का जो बेसिक रोल है वो ये है कि इन्फ्लामेशन ट्रिगर्ड बाय द, एक तो बुनियादी बात यह है कि इट इज़ ट्रिगर्ड बाय द डैमेज्ड टिश्यू। जो टिश्यू हमारी बॉडी में डैमेज हो रहे हैं उनकी वजह से इन्फ्लामेशन का आगाज़ होता है, ट्रिगर करता है उसको, ठीक है। इन्फ्लामेशन की सिम्टम ये हैं, अलामात ये हैं कि जहाँ इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पेन होगा, वहाँ पर रेडनेस होगी, ठीक है, और जो आपकी जानी पहचानी अलामत है स्वेलिंग होगी, और जहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हीट। जहाँ इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पर हीट होगी। अच्छा, इन्फ्लामेशन कैसे होती है, ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा देखिएगा कि इन्फ्लामेशन को इनिशिएट करने वाली चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, इन्फ्लामेशन को इनिशिएट करते हैं एक ख़ास किस्म के WBCs, जिनको नाम दिया जाता है बेसोफिल्स का। जहाँ पर टिश्यू डैमेज होंगे वहाँ पर बेसोफिल जमा हो जाएंगे, और बेसोफिल जमा होने के बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, यानी अपनी शक्ल को बदलते हैं, और ये बदलने के बाद ये बन जाते हैं मास्ट सेल। मैंने आपको बताया भी था, जो मैंने इम्यून सेल समझाए थे, तो मैंने कहा था कि बेसोफिल बिकम द मास्ट सेल, और अगर ये मास्ट सेल बन जाते हैं दे स्टार्ट टू सिक्रीट हिस्टामाइन। एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन सिक्रीशन, ये हिस्टामाइन और इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन, ये दो चीज़ें सिक्रीट करते हैं, और इन दोनों सिक्रीशंस का काम यह है कि ये बोथ ऑफ दीज सिक्रीशन कॉजेज इन्फ्लामेशन, इनकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है। देखिए, जहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी ना वहाँ ब्लड आता ज़्यादा है, वहाँ से ब्लड जाता स्लोली है, आता तेज़ी से, जाता बहुत स्लोली है। अब ज़्यादा ब्लड वहाँ जमा होने की वजह से जो इम्यून सेल हैं, जो वाइट सेल हैं, वो भी ज़्यादा मकदार में जमा होंगे, ताकि वो जो पैरासाइट वहाँ पर उसको ख़त्म किया जाएगा। दूसरी बात, ज़्यादा ब्लड होने की वजह से वो जगह रेड हो जाती है, और उस जगह में ज़्यादा ब्लड की वजह से हीट आपको महसूस होगी, ज़्यादा ब्लड होने की वजह से वहाँ स्वेलिंग होगी, और टिश्यू डैमेज होने की वजह से पेन हो रहा होता है। अच्छा, पेन होता है तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है इस लिहाज से कि हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, फिर हम एहतियात करते हैं, दवा लेते हैं, जो कुछ भी हम अपने तौर पे कर सकते हैं। बाकी इम्यून सिस्टम तो वर्क कर ही रहा है, ठीक है। ये कहलाती है बच्चों इन्फ्लामेशन, ठीक है। उसके बाद है चौथी चीज़ क्या बताई थी हमने भाई, ऊपर ज़रा देखिए, सेकेंड लाइन में डिफेंस चल रही है ना। चौथी चीज़ का नाम क्या है, फीवर। ठीक है, बुखार हो जाता है हमें, तो बुखार का हल्का बुखार मॉडरेट फीवर हमारे लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, इसका काम क्या होता है,
हाई टेम्परेचर inhibit the growth of pathogen. पैथोजन की ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि पैथोजन को ग्रो करने के लिए हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। हमने अपना टेम्परेचर ही बढ़ा दिया तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा ये होता है इट बूस्ट इम्यून एक्टिविटी। इम्यून सिस्टम वहाँ तेज़ी से वर्क करेगा, ठीक है। इसके अलावा टिश्यू हीलिंग फास्ट हो जाती है, जो टिश्यू डैमेज हुए, टिश्यू हीलिंग बिकम्स फास्ट, ठीक है। अच्छा, ये इम्यून बूस्ट में लिख लिएगा इंक्रीज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये जो तकरीबन 100, 101, 102 बुखार जो है, उस पर ये सारे हमें बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है, फिर वो हमारी डेथ का कॉज भी बन सकता है, कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो। अच्छा, देखिए बुखार हमें होता कैसे है, उसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, एक पूरा फिनोमेना है, उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं कि बुखार कैसे होता है। अच्छा, देखिए इम्यून सेल, इम्यून सिस्टम के कुछ सेल ख़ास तौर पर मैक्रोफेजेस की बात करेंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ पर इन्फेक्शन होगा वहाँ मैक्रोफेजेस अपना वर्क कर रहे होंगे। अच्छा, मैक्रोफेजेस जहाँ वर्क कर रहे होते हैं, मैक्रोफेजेस के अंदर से एक केमिकल सिक्रीट होता है, उस केमिकल का नाम है पायरोजन, ठीक है। मैक्रोफेज जो हैं जब वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं, पैरासाइट को मार रहे होते हैं, फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, उस दौरान मैक्रोफेजेस के अंदर से पायरोजन सिक्रीशन शुरू हो जाती है। अच्छा, पायरोजन क्या काम करेगा? ये हमारा जो सेट पॉइंट होता है ना, उसमें अल्ट्रेशन कर देता है। बॉडी टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है, अल्ट्रेशन इन द सेट पॉइंट, अल्ट्रेशन इन द set point of the thermostat, और वो थर्मोस्टेट हमारी बॉडी के किस हिस्से में होता है? हमारे ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के जिस रीजन में थर्मोस्टेट होता है, ब्रेन का वो पार्ट हमारा कहलाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके अंदर जाके इसने क्या किया, इस पायरोजन ने क्या कार्रवाई की कि हमारा जो थर्मोस्टेट है उसमें उसका जो सेट पॉइंट है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल सेट पॉइंट होता है ना हमारे थर्मोस्टेट का, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अल्ट्रेशन करने का मतलब है सेट पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा, 37 के बजाय 38 या 39 कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसा होता है, अच्छा मैं थोड़ा सा, हमारी बुक में कुछ पायरोजन के नाम लिखे हुए हैं, पहले ये बात कर लेते कि पायरोजन बेसिकली करते क्या हैं। अच्छा, सेट पॉइंट को चेंज कर दिया, हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन। वो प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल आपने देखा था, इन्फ्लामेशन में भी है। प्रोस्टाग्लैंडिन नामी केमिकल सिक्रीट करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी हीट प्रोडक्शन का जो अमल होता है उसको तेज़ कर देते हैं। हीट प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन। ठीक है जी।
अच्छा, मैंने आपसे जैसे कि कहा कि कुछ पायरोजन हमारी बुक में कुछ पायरोजन्स के नेम लिखे हुए हैं, तो वो एक नज़र उन पे भी हम कर लेते हैं। एक पायरोजन है, उसका नाम है इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन 1। एक है, उसका नाम है इंटरल्यूकिन 6। एक है, उसका नाम है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। और एक है, उसका नाम है इंटरफेरॉन अल्फ़ा। ठीक है, इसको IL-1, इसको IL-6 और इसको TNF कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये और इंटरल्यूकिन अल्फ़ा को इंटरफेरॉन अल्फ़ा। तो ये भाई जो फीवर होता है उसका हमारी बॉडी में क्या किरदार है, क्या रोल है, ये हमने बात को मुकम्मल कर लिया। अच्छा जी, अब आ जाएं, पांचवी और आखिरी चीज़ है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। इम्यून सिस्टम में कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात हो रही है। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स यानी वो प्रोटीन जो माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ या पैथोजन के ख़िलाफ़ वर्क करने की सलाहियत रखते हैं। तो दो का तस्करा हमारी बुक में है, उनमें एक का नाम है इंटरफेरॉन्स। अभी तो हमने इंटरफेरॉन अल्फ़ा देखा था, वो पायरोजन है, फीवर पैदा करने का काम करता है। तो इंटरफेरॉन की कुछ और टाइप्स भी हैं। अच्छा, ये सिक्रीट होते हैं, सिक्रीशन बाय द वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। जो सेल वायरसेस से मुतासर हो गए, वो सेल आसपास के दूसरे सेल को बचाने का इंतज़ाम करते हैं। वो अपने अंदर से इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं ताकि दूसरे जो आसपास के सेल हैं वो इंटरफेरॉन की मदद से वो अलर्ट हो जाते हैं कि वायरस बॉडी में मौजूद है और फिर वो अपने आप को बचाने का इंतज़ाम करते हैं। ठीक है जी, तो ये इनका काम है। तो बेसिकली इंटरफेरॉन का जो रोल है वो वर्क करते हैं ये अगेंस्ट वायरसेस। दूसरे जो केमिकल्स हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, इनका काम है कि दे किल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये दो तरह के एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ वर्क करते हैं और इंटरफेरॉन्स जो हैं ये वर्क करते हैं वायरसेस के ख़िलाफ़। तो इस तरह से हमने आज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी जो बातें हैं वो हम जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको